In this lecture, we'll discuss the chemical property of alkenes. See how the alkene show the chemical property and how they reacts with the other substances. तो फर्स्ट एल्कीन में सबसे बड़ी जो उसकी रिएक्टिविटी को अगर हम कंपैरिजन में लाते हैं तो क्योंकि हमको पता है कि जो एल्कीन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, लूजली बॉन्डेड पाई बॉन्ड है तो ये इमीडिएटली एडिशन रिएक्शन देगा और एडिशन रिएक्शन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये हमारा डबल बॉन्ड जो है किस में शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा यानी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरली जो एल्कीन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच दे शो द एडिशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोफाइल्स एडेड ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट. Some reagent also added by free radical mechanism. They are cases when under special condition. Alkene also undergo free radical ठीक है substitution reactions. Oxidation and ozone-lysis reaction are also quite prominent in alkenes. तो हमें एल्कीन में क्या कह रहे हैं कि जनरली हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलती है, उसके अलावा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी हमें एडिशन मिलता है और फिर कहीं थोड़ी स्पेशल केसेस में अगर हम चले तो हमें वापस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मिलता है। ऑक्सीडेशन, ओजोन लाइसिस, ये इसकी कुछ खास रिएक्शंस है हमारे पास। अब आइए इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे पास आती है। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, जो हम लोगों ने एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा कि एल्केन पे जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं निकल प्लेटिनम या फेरिडियम के प्रेजेंस में तो विल गेट द एल्केन। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो हैलोजेंस की अगर एडिशन करते हैं एल्केन पे तो हमें वहाँ विसेनल डाइहाइड्स मिलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जनरली शो रिएक्शन शो नहीं करता, तो इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जब हम हैलोजन की एडिशन रिएक्शन कराते हैं किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर, तो जैसे ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन अगर हम एल्कीन के ऊपर कर रहे हैं तो ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट के फॉर्म में या अनसेचुरेशन के टेस्ट के फॉर्म में यूज़ होती है रिएक्शन, यानी ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं हम लोग। इस रिएक्शन को अगर हम लोग गौर से देखें तो इस रिएक्शन में एक चीज़ आप देखिए तो जो रेडिश ऑरेंज कलर है ऑफ द ब्रोमीन सॉल्यूशन इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये डिस्चार्ज यानी डिक्लेराइज हो जाता है व्हेन द ब्रोमीन एडेड अप टू द अनसेचुरेटेड साइड। जब किसी भी अनसेचुरेटेड ग्रुप से ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं तो जो उसका रेडिश ऑरेंज कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्कलराइज हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। और क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है पहले साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाता है, फॉर्मेशन विच विल स्टडी हायर क्लासेस, जो हमें नहीं पढ़ना है अभी लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि CCl4 के प्रेजेंस में ब्रोमीन एक पे और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे क्या होगा, ऐड होगा और ये हमें क्या दे देगा, CH2Br CH2Br 1,2 डाइब्रोमो इथेन देगा। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। सेम एज जब Cl2 रिएक्ट कर रहा है तो इट विल ऑल्सो रिएक्ट एंड सेम एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि Cl इस पे Cl इस पे और वो हमें क्या दे रहा है, CH3CHCl CH2Cl दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एडिशन रिएक्शन ऑफ द हैलोजन। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। अब हम यहाँ कहते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड, वी नो दैट HCl HBr HI आर द हाइड्रोजन हैलाइड्स। और एक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो HI इज मोर एक्टिव देन HBr, HBr इज मोर एक्टिव देन HCl टुवर्ड द हाइड्रोहेलोजिनेशन. Like the addition of halogen to alkene, addition of hydrogen halide is also example of electrophilic addition. यानी पहले हाइड्रोजन ऐड होगा then the Cl will be add या Br will be add और iodine will be add. अब इसको हम देखते हैं. Let us start this taking example HBr on the symmetrical and unsymmetrical alkenes. क्योंकि एल्कीन पे जब एडिशन होता है तो सिमेट्रिकल के एडिशन को पढ़ना आसान है, अनसिमेट्रिकल के एडिशन को भी पढ़ना आसान है, बट उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों को आप थोड़ा सा देख लीजिए। एडिशन रिएक्शन ऑफ सबसे पहले HBr ऑन द सिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल पे जब हम चलते हैं तो सिमेट्रिकल में कोई नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको सिंपली कर देना है। जब हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करिए, एक हाइड्रोजन को एक कार्बन पे जोड़ दीजिए, ब्रोमीन को एक कार्बन पे जोड़ दीजिए। तो जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन में कर रहे हैं तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हमें CH3CH2Br बन गया। लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे करेंगे तब हम इसमें अलग तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ दोनों ही सिमेट्रिकल कार्बन है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों तरफ यहाँ पे अगर सेम ग्रुप जुड़े हो तो उसको हम सिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं या सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। जैसे इसमें देखो तो इसमें C डबल बॉन्ड C है, इधर दोनों तरफ क्या है, दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो ये सिमेट्रिकल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पे देखो CH3 जुड़ा, H जुड़ा, यहाँ भी H और CH3 जुड़ा, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। और सिमेट्रिकल एल्कीन पे जब भी एडिशन होगा तो आप एक पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक पे हैलोजन जोड़ दीजिए। क्लियर?
लेकिन जब हम एडिशन करते हैं किसके ऊपर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तब एक हम रूल पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है मार्कोनिकॉफ, उस मार्कोनिकॉफ रूल को आपको ध्यान रखना है। बहुत रिएक्शंस में काम आता है जब हम रिएक्शंस पढ़ना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ द मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम है, व्हाट इज दिस रूल? रूल स्टेट दैट द नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम यानी एडिंग मॉलिक्यूल है, गेट्स अटैच्ड टू द दैट कार्बन एटम विच पोजेसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जो नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम है उस कार्बन पे ऐड होगा जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। दिस अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रोडक्ट 1 एंड 2 प्रोमो, आप यहाँ पे हम कहते हैं कि रूल है हमारे पास, और ऐसा क्यों होता है तो उसके लिए एक एग्जांपल ऊपर दिया हुआ है, और क्यों होता है उसको भी हम समझेंगे। इस एग्जांपल में अगर हम गौर से देखें तो ये देखो, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इस दोनों कार्बन पे देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दोनों तो कार्बन पे सिमिलर ग्रुप नहीं है, डिसिमिलर ग्रुप्स है। तो ये क्या है, हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जब यहाँ पे एडिशन होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो H इस पे जुड़ जाए, Br इस पे जुड़ जाए। अगर ये जुड़ेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है? दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि H किस पे जुड़े, H इस पे जुड़े, और Br कहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े। तो दूसरी पॉसिबिलिटी देख, जब Br यहाँ जुड़ेगी तो ये कंपाउंड बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट है यानी Br है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पे, इस पे। तो यानी ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। अब यही क्यों मेन प्रोडक्ट होगा, तो इसको समझने के लिए इसका हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। अब इस मैकेनिज्म को देखिए गौर से, ठीक है। जब हम किसी भी HX को लेते हैं तो HX टूट के हमको क्या देगा, X प्लस और X माइनस, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब हम यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं तो इस रिएक्शन में देखो कि हाइड्रोजन आयन, अब ये हाइड्रोजन आयन है, तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे फिर 2 पॉसिबिलिटी, या तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़े, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़े, ठीक है। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ता है तो अगर इस पे हाइड्रोजन जुड़ा तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज इस पे आएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। पहला केस है। लेकिन अगर दूसरा केस, अगर ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ रहा है तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तो ये बनेगा। लेकिन हम मानते हैं, हमें पता है कि जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करो तो टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इसमें देखो तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन से क्या है, मोर स्टेबल है। तो हमेशा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जो कि मोर स्टेबल हो, है ना। तो मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है हमेशा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमेशा ये बनेगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा। क्लियर? नाउ द सेकेंड स्टेप, अब क्योंकि कार्बोकैटायन तो बन गया हमारे पास, हमने कहा सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो अब जो हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो जो नेगेटिव पार्ट था वो Br माइनस, वो जाके कहाँ जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज है सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे जुड़ेगा, और क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे जुड़ेगा तो हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3 CHBr CH3। तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कराता मार्कोनिकॉफ रूल। दूसरा जो रूल हमारे पास है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। कौन सा रूल है? मार्कोनिकॉफ रूल। और दूसरा हमारे पास क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, स्पेशली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए आपको ध्यान रखना है कि इन दिस प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम कराते, ठीक है, तो एडिशन ऑफ HBr, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन टेक्स प्लेस कंट्रेरी टू द मार्कोनिकॉफ रूल। दिस हैपन ओनली विद HBr बट नॉट विद HCl। किसके साथ होगा? हमेशा HBr के साथ होगा, HCl के साथ नहीं होगा, ना ही HI के साथ होगा। दिस एडिशन रिएक्शन वॉज ऑब्जर्व बाय MS खराश एंड मेयो इन 1933। इसलिए इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल अपोजिट साइड में जुड़ता है। जैसे हमने मार्कोनिकॉफ में क्या कहा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट उस पार्ट पे जुड़ेगा जिसपे कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड कार्बन में, ठीक है। अब ऐसा
क्यों होता है तो उसको आप समझिए। एक एग्जांपल हमारे पास है कि CH3 हमने यहाँ पे HBr की रिएक्शन कराई किस पे, प्रोपीन पे, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, और H चढ़ेगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये फॉलो होता है किसको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इसी के कारण। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप जो पेरोक्साइड है उसमें होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, फ्री रेडिकल बन गया। देखो CO2 फ्री रेडिकल बन गया। ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल हो गया, तुरंत टूटेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा बेंजल फ्री रेडिकल बन जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। तो हमारा बेंजल फ्री रेडिकल बन गया। जब बेंजल फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब हमारे पास बेंजल फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, HBr पे, जो रिएक्टेंट था हमारा। HBr हमारा रिएक्टेंट है, तो उस पर कौन अटैक करेगा, बेंजल फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो जब HBr पे बेंजल फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो हमारा यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये जाके इस पर ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन, और यहाँ क्या बन जाएगा, Br फ्री रेडिकल। समझ गए। अब यहाँ पे जब Br फ्री रेडिकल बन गया हमारा तो Br फ्री रेडिकल जब हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो ये Br फ्री रेडिकल अब किस पे अटैक करेगा, इस कंपाउंड पे अटैक करेगा, ठीक है। जब ये इस कंपाउंड पे अटैक करेगा तो फिर वो दो पॉसिबिलिटी है, क्या तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बने या सेकेंडरी फ्री रेडिकल बने, यानी Br या तो यहाँ जुड़े या तो यहाँ जुड़े। तो अब याद रखिएगा कि जो प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है वो लेस स्टेबल होता है, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे Br का एडिशन पहले हो रहा है ना। तो Br का फ्री रेडिकल का एडिशन यहाँ होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल ये बनेगा, और अब हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो किस कार्बन पे जुड़ रहा है, जिसपे कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, तो अब ये CH2Br है, अब अटैक वो होगा, Br जाके सॉरी H जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इस CH पे जुड़ जाएगा, और नया फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा Br। ये रिएक्शन चलती रहेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा ये होता है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक लाइन से जब भी एडिशन होगा तो पहले चेन इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपगेशन होता है, एंड लास्ट होती है टर्मिनेशन रिएक्शन। तो क्या हो जाता है, चेन टर्मिनेशन रिएक्शन फाइनल होती है। तो ये खराश इफेक्ट है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी एडिशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, मार्कोनिकॉफ एडिशन से, क्योंकि वो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पे उल्टा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को अगर देखें तो कोल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू एल्कीन, तो HSO4 जब ऐड होगा एल्कीन पे तो वो किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ को। आइए देखिए, अब HSO4 को अगर हम देख रहे हैं तो हमको पता है कि H प्लस और HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, ये कॉम्बिनेशन होता है H2SO4 का। तो हमारे पास नेगेटिव पार्ट ये हो गया, तो ये किस पे जुड़ेगा, इस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एक इस पर जुड़ेगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझ गए बात को। तो अगर इसमें भी हमारा एडिशन हो रहा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ये HSO4 माइनस जाके CH2 पे जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2O SO2 OH बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखो ये पूरा OSO4H या OSO3H लिखा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जाके किस पे जुड़ जाएगा, इस CH पे। ये हाइड्रोजन जाके किस पे जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ेगा, तो हमारा एक कंपाउंड ये बन जाएगा। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल को आपको फॉलो करना है। ऐसी एडिशन ऑफ वाटर है, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर है। अब एडिशन ऑफ वाटर भी कराइए तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा केस है। H2O है, तो H2O का मतलब होता है HOH। OH पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और H पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो OH कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो OH कहाँ जोड़ देंगे हम लोग, इस कार्बन पे, और H कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, अगर आप ध्यान रखते हैं। हाँ, अब आते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास बहुत सारा है, जैसे कि देखो, पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास ओजोनोलाइसिस है। ऑक्सीडेशन की तीन अलग अलग कंडीशन होती है जब हम K-4 से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं।
और दूसरा ओजोनोलाइसिस। ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन पॉलीमराइजेशन, तीन रिएक्शंस हमारी यहाँ पे बची है, एडिशन और ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस एंड द पॉलीमराइजेशन, देन द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन फिनिश हो जाएगी। आते हैं एडिशन रिएक्शन पे, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। तो अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखें यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करें कि अब ऑक्सीडेशन हम किसके प्रेजेंस में कराएं ये अलग बात है, तो हमें प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करता है, चेन का साइज कैसा है और हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से लिए उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एल्कीन ऑन रिएक्शन विद द कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले लें अगर हम लोग, तो जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, वो हमें विसिनल ग्लाइकोल देता है हमेशा। ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट। और इसमें खासियत होती है कि KMnO4 क्या होता है, डिकलराइज हो जाता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज ए टेस्ट फॉर द अनसेचुरेशन। जैसे हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था, वैसे ही KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ एल्कीन्स। तो अनसेचुरेशन के लिए, नॉट ओनली एल्कीन, अनसेचुरेशन है, क्योंकि अनसेचुरेटेड ग्रुप जो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, ग्लाइकोल दे रहा है। ठीक है, समझ के बात को। तो ये ऑक्सीडेशन है और H2O, और क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीजन देगा, तो H2O का अगर तोड़े तो ये क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, और यहाँ पे भी एक O है, तो ये O और H मिलके भी OH बनाएगा, तो दो OH मिल गए, तो एक OH CH2 पे जुड़ गया, एक OH CH2 पे जुड़ गया, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ग्लाइकॉल बन जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन है बाय द अल्काइल KMnO4। समझ के बात को। अब दूसरा है एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट से आपका ऑक्सीडेशन है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट से। ये कंडीशनल है। ठीक है, ये कैसा होता है, कंडीशनल होता है। अभी हमको कीटोन देगा या एसिड देगा, ठीक है, या एल्डिहाइड देगा, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एल्कीन कैसा है। अगर हम देखते हैं कि CH3 होल ट्वाइस CH2 है, तो याद रखिए कि जब भी टर्मिनल CH2 होगा तो वो हमेशा CO2 और वाटर में टूटेगा। ठीक है, RRC ग्रुप अगर डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या देगा, हमको कीटोन देगा। मतलब हम एक चीज़, छोटी सी चीज़ में ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टर्मिनल कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास या तो क्या हो, CH2 ग्रुप हो डबल बॉन्ड पे, RCH ग्रुप हो डबल बॉन्ड पे, या RRC ग्रुप हो डबल बॉन्ड पे। अगर ये ग्रुप है, तो अगर हम KMnO4 लेते हैं, एसिडिक KMnO4, तो ये हमेशा टूट के हमें CO2 और वाटर देगा। अगर RCH ग्रुप लेते तो ये टूट के हमें RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और अगर हम ये ग्रुप लेते तो ये हमें टूट के कीटोन देगा। तो डिपेंड करता है कि हमारे टर्मिनल कार्बन पे यानी या डब्ल्यू बेंडेड कार्बन जो होते हैं वो उस पर कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े, और जित उसी बेस पे हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो। समझिए बात को। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो एसिडिक KMnO4 हमने यहाँ पे लिया। अब इस ग्रुप को गौर से अगर हम दोनों रिएक्शंस को देखें, तो पहली रिएक्शन में देखो ये RRC ग्रुप जुड़ा है, तो ये पार्ट हमें क्या दे देगा, कीटोन दे देगा, तो ये कीटोन दे दिया। ये हमें क्या देगा, CO2 और वाटर देगा। सेम है यहाँ पे देखो RCH ग्रुप जोड़ा है, तो RCH ग्रुप हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, क्योंकि ये पार्ट किस में बदल जाएगा, COH में, तो ये हमें क्या दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। तो ये KMnO4 एसिडिक KMnO4 की रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस को देखो तो यहाँ पे ये थोड़ी सी टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप कहता है ओजोनोलाइसिस में कि जब हम एल्कीन लेते हैं तो उस पर जब हम ओजीन की रिएक्शन कराते हैं तो ओजोनाइट फॉर्म होता है, एडिशन प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पूरा, और एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, ये, और एक झोपड़ी ऊपर साइड देखो ये बन गई ऑक्सीजन ऐसे। तो एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये और ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनाइट कहते हैं। ओजोनाइट बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ओजोनाइट को हम जिंक और वाटर से एक करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या बन गया, देखो CH3CHO बन गया, CH2O यानी SCHO, और ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिला, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड। अब यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा इज डिपेंडिंग ऑन कंडीशन की एल्कीन कैसा है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि अगर कंडीशन वाइज देखें तो यहाँ पे भी तीन कंडीशन मिलती है हमको, कि अगर CH2 ग्रुप जुड़ा है, RCH ग्रुप जुड़ा है,
RC ग्रुप जुड़ा, ये ग्रुप जुड़ा होगा तो ये SCHO बनाएगा, ये ग्रुप जुड़ा है तो RCHO बनाएगा, ये ग्रुप जुड़ा है तो RRC डबल बॉन्ड O ग्रुप बनाएगा, मतलब ये कीटोन बनेगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा और ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, आपके वहाँ पे कंपाउंड क्या मिला। आप जैसे इस कंपाउंड को देखो, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 मिथाइल प्रोपेन लिया, तो ये देखो, ये अगर ग्रुप को देखो तो ये RRC ग्रुप है, यानी ये कीटोन देगा, ये CH2 ग्रुप है, यानी क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा। अब इस रिएक्शन को गौर से देखो, तो यहाँ पे देखो एडिशन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन नीचे, एक ऑक्सीजन नीचे, और ये सब बन जाएगा, तो ओजोनाइट बन गया, ये बन गया ओजोनाइट। फिर यहाँ से तोड़ दो इसको, ऐसे तोड़ दो, तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन, और ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओजोनलाइसिस। लास्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हमारे पास का मतलब क्या होता है, क्लास है पॉलीमराइजेशन कि यू आर फैमिलियर विद द पॉलीथीन बैग्स एंड द पॉलीथीन शीट। आप पॉलीथीन बैग्स और पॉलीथीन शीट से क्या है, फैमिलियर है। Polythene is obtained by the combination of large number of ethene molecules at high temperature, high pressure, and in the presence of the catalyst. The large molecule that is obtained are called polymers. तो polymerization का मतलब होता है when the large number of monomers and a small particle when they combine they form a bulky substance called a polymer. तो polythene, polyethene, poly means large number, ethene is a monomer. तो polythene is a monomer of ethene. Oh, sorry, polymer is a polythene is a polymer of ethene. Its monomer is ethene. अब क्या होता है कि मोनोमर को अगर यहाँ देखो तो पॉलीथीन है, देखो पॉलीथीन भी दो तरीके के होते हैं हमारे पास, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वी विल स्टडी इन द 12th। तो यहाँ पे देखो इथीन है, एन नंबर ऑफ इथीन, हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाया कैटलिस्ट के प्रेशर में, तो हमारा पॉलीथीन बन जाएगा। अब इसको लिखने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 एन लिया, जब इसको लिखेंगे तो 2 ब्रैकेट लगाइए, इस डबल बॉन्ड को आप क्या करो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखो, एक बॉन्ड इधर दिखा दो, एक बॉन्ड इधर, और नीचे एन लिख दो, ये आपका बन गया पॉलीथीन। ऐसे लिखने का तरीका है। तो दे आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्कीन। थैंक यू।